17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर अरिहंत जैन हैं जो बताएंगे कि हीमोफीलिया किस तरह के प्रकार होते हैं, किस तरह के मरीज़ देखे जाते हैं और हीमोफीलिया की पहचान कैसे की जा सकती है। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, हीमोफीलिया लोगों में काफ़ी कम जानकारी है। पहले तो ये बताइए कि हीमोफीलिया क्या होता है और किस तरह के मरीज़ होते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक, जिसको कि कंजेनाइटल बीमारी कह सकते हैं, वह है। आनुवांशिक से मतलब है कि यह बीमारी जन्म से ही होती है आमतौर पर, जो क्लासिकल हीमोफीलिया है वह है। और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का एक प्रकार का जो कण है, जिसको कि हम फैक्टर 8, 9 या 11 के नाम से जानते हैं, उनमें से किसी एक की कमी इन मरीजों में हो जाती है। जो हीमोफीलिया ए होता है उन मरीज़ों में जन्म से ही फैक्टर 8 की कमी होती है। जो हीमोफीलिया बी होता है उन मरीज़ों में जन्म से फैक्टर 9 की कमी होती है। और इसी प्रकार हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की कमी होती है, जिसमें से हीमोफीलिया सी तो बहुत ही रेयर है और आमतौर पर पाया नहीं जाता है। पर हीमोफीलिया ए अथवा बी जो है वो हम कहेंगे कि रिलेटिवली कॉमन है। और हमारे पास किसी एक ओपीडी में लगभग 3 से 4 पेशेंट्स इस बीमारी के हमें 12 से ऊपर की उम्र के देखने को मिल जाते हैं हर ओपीडी में। यदि हफ्ते में हमारी 3 बार ओपीडी है तो आप लगा लें 6 to 7 पेशेंट्स हम हर ओपीडी में ये पेशेंट्स देख लेते हैं। और मेरे ख्याल में जो बच्चों का विभाग है वहाँ पर भी इसका जो नंबर है वो उतना ही होगा। तो लगभग हम साल में 50 to 60 नए हीमोफीलिया के पेशेंट्स डायग्नोज कर लेते हैं। और सर, अगर बात करें इसकी सावधानियां और इसके लक्षण की कि किसी को हीमोफीलिया हो गया है तो वो लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं? तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि हीमोफीलिया का सही निदान या सही डायग्नोसिस बनना बहुत ही ज़रूरी है। और जो पहला इसका क्योंकि ये बीमारी जन्म से ही होती है तो इसका डायग्नोसिस जो है वो जन्म पर भी किया जा सकता है। पर क्योंकि आम जनता में इसकी जागरूकता नहीं होती है तो इसलिए कई बार इसका जो डायग्नोसिस होता है वो लेट होता है और तब तक कई बार पेशेंट्स को उसकी वजह से नुकसान भी हो गया होता है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, यदि परिवार में किसी और को है तो हम इवन इन यूट्रो, जिसे कि कहेंगे कि गर्भावस्था में भी हमारे पास ऐसी तकनीकें और ऐसी जांचें उपलब्ध हैं कि हम यह पता लगा सकते हैं कि आने वाली संतान को ये हीमोफीलिया रोग होगा कि नहीं होगा। और उस हिसाब से हम आगे से ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण, क्योंकि इसमें खून को थक्का जमाने की जो क्षमता होती है वह कम हो गई होती है, तो इसलिए जो इसकी जो लक्षण होते हैं वो ब्लीडिंग से संबंधित होते हैं। ब्लीडिंग, जिसको कि हम हिंदी में रक्तस्राव भी कह सकते हैं। तो इन पेशेंट्स में बार बार नीले पड़ना या हल्की सी चोट लगने पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, खास करके जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि घुटने हो गए, एल्बो हो गए, कलाइयाँ हो गई, उनमें अपने आप ही सूजन आ जाना, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने के कारण, क्योंकि उनके अंदर अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है तो उसके कारण जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। आमतौर पर ये लक्षण जब बच्चा घुटने चलने लगता है, जैसे कि हम 9 महीने से 15 महीने की उम्र पर जब बच्चा अपने आप घुटने चलने लगता है, उस वक्त ये लक्षण पहली बार दिखाई देने पड़ जाते हैं यदि सीवियर वाला हीमोफीलिया है। यदि मध्यम वाला या और भी
मध्यम, जिसको कि बोलेंगे माइल्ड वाला हीमोफीलिया है, उनमें कई बार ये जो डायग्नोसिस है ये उस वक्त नहीं मिलता, पर कभी कोई गहरी चोट लगती है पेशेंट को, या वो कोई ऑपरेशन कराता है, या कोई दांतों का प्रोसीजर करवाता है, डेंटल प्रोसीजर कराता है, या कोई कट लग जाता है और उसके बाद उनकी ब्लीडिंग, जैसे कि आमतौर पर हमें कोई चोट लगेगी या हमें कोई जख्म होगा तो हमारा जो खून का रक्तस्राव है वो कुछ 1 या 2 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाता है और खून का थक्का जम जाता है, पर इन पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग रहती है। आज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि क्योंकि ये बीमारी एक्स लिंक्ड है और एक्स क्रोमोसोम से ही आती है, तो ये बीमारी प्रायः पुरुषों में होगी, फीमेल्स में सिर्फ ये कैरियर स्टेज पे रहेगी। वो इस बीमारी को आगे अपनी संतान तक दे सकती हैं, पर वो खुद इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित नहीं होंगी। पिछले 3 या 4 सालों में बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क रिसर्चेज हुई हैं, जिसके कारण और अब हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे इंजेक्शन्स हैं जिन्हें सिर्फ हमने महीने में 1 बार सबकुटेनियसली यानी कि चमड़ी में लगाना है, और वो जो पेशेंट्स हैं वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकते हैं। आज से कुछ साल पहले जब ये दवाइयाँ या इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे, तो ये जो पेशेंट्स थे इनकी जो जीवन था ये बहुत ही दर्द से भरा होता है, क्योंकि प्रायः ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं जब तक वो 15 से 20 साल किशोर अवस्था या युवा अवस्था की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक प्रायः क्योंकि इन मरीजों को बार बार उनके जोड़ों में ब्लीडिंग इतनी हो गई होती है कि उनके जो जॉइंट्स हैं वो पूर्ण रूप से या काफ़ी एडवांस स्टेज पर ख़राब हो जाते हैं, और ज़्यादातर इन मरीज़ों को फिर बैसाखी पर या व्हील चेयर पर अपना बाकी का जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा वो समय है जबकि इस बीमारी के जो कारगर इलाज हैं, जो कि फैक्टर 8 थेरेपीज़ या फैक्टर 9 थेरेपीज़ या जो नॉन फैक्टर थेरेपीज़ हैं वो उपलब्ध नहीं थे। और बल्कि अब मैं स्वयं भी एक शोध पत्र अभी लिख रहा हूँ, जिसमें हमने इस बीमारी के जो मेन इलाज है उसमें हमने सारे जो वैश्विक वर्ल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को हमने कंपेयर किया है, और हमने ये पाया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ या जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनके जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मच बेहतर है, और जो इसकी दवाएं जो टोटल वर्ल्ड में बन रही हैं उनमें से ज़्यादातर जो मेडिसिन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहाँ के मरीज़ों में यूज़ हो रहे हैं, जबकि जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो एशियन कंट्रीज़ में या हम कहेंगे डेवलपिंग या नॉट डेवलप्ड या गरीब देशों में ज़्यादा है। आने वाले समय में या मौजूदा समय में इतनी अच्छी रिसर्चें की जा रही हैं और इस बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। ईटीवी भारत, नगमा सिंह।